सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ समानता, आज दिनांक 1/6/2020 को उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने समानता के 3 आयामों के बारे में चर्चा की थी। राजनीतिक समानता, दूसरी समानता आर्थिक समानता, और तीसरा जो पॉइंट था कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता के बारे में हमने चर्चा की थी। और जो पॉइंट बचता था तीसरा, आर्थिक समानता क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सुनिए ध्यानपूर्वक। आर्थिक समानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन दौलत आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक समानता की डिग्री नापने का एक तरीका यह है कि संपन्नतम निर्धनतम समूहों के बीच का आनुपातिक अंतर नापा जाए। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना। यह सही है कि समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही। ये तो प्रारंभिक काल से ही है कि डिफरेंट लोगों में अलग अलग धन का, ऐशोआराम का। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं। जिसके पास प्रतिभा और संकल्प है, समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है। लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है, लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसी वे समानताएं अधिक खतरनाक हैं जो पीढ़ियों से अनछुई रही है। अगर किसी समाज में लोगों को कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों के बेशुमार धन दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपयोग करते हैं तो समाज वर्गों में बंट जाता है। कैसे बंट जाता है? एक वो जो पीढ़ियों से धन विशेषाधिकार और पीढ़ियों से धन विशेषाधिकार सत्ता का उपयोग करते आए हैं, और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे हैं। कालक्रम से ऐसा वर्ग भेद आक्रोश, हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है। मार्क्सवाद, उदारवाद हमारे समाज की 2 प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उन्हें सामाजिक ताकत भी देता है। यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने के सक्षम बनाती है। लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकती है। मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक समानताएं सामाजिक रुतबे, विशेषाधिकार जैसी अन्य कई सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों, अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनसे समाधान कहते हैं। यहाँ पर कुछ एक टेबल दिखाई गई है। शिक्षा में असमानता किस प्रकार से है? शिक्षा समाज की रीढ़ होती है। समाज को आगे ले जाने का कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में असमानता है। नीचे दी गई तालिका विभिन्न समुदायों की शैक्षिक स्थिति से जुड़े कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन समुदायों की स्थिति में जो अंतर है, क्या वे समुदाय हैं? क्या इन अंतरों का होना केवल एक संयोग है? ये अंतरजाति व्यवस्था के असर की ओर भी संकेत करते हैं। आप यह जाति व्यवस्था के अलावा किन कारणों का प्रभाव देखते हैं? शहरी भारत में उच्च शिक्षा, जातिगत समुदायों में असमानता। जाति समुदाय प्रति 1000 लोगों के स्नातकों की संख्या। स्नातक यानी एक डिग्री, ग्रेजुएशन
अनुसूचित जाति में 47 लोग करते हैं 1000 में से, मुस्लिम में 61 लोग करते हैं, हिंदू और अन्य पिछड़ी जातियों में 86 लोग करते हैं, अनुसूचित जनजाति में 109, ईसाई में 237 और सिख 250, हिंदू उच्च जातियाँ 253 और अन्य धार्मिक समुदाय 315। अखिल भारतीय औसत यानी पूरे इंडिया की यदि एवरेज लगाएं तो 155। यह हमने देखा कि अलग अलग आंकड़ों से यह दिखाया गया कि शिक्षा में डिफरेंट किस प्रकार है, लोग किस प्रकार की शिक्षा में भेद रखते हैं। महिलाओं को सेना के लड़ाकू टुकड़ियों में शामिल होने से सेना में सर्वोच्च पद संभाल पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए। यानी सेना में भी इस प्रकार का भेदभाव होता है कि महिलाओं को वहां पर उच्च पदों पर जगह नहीं मिलती। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ली असमानता के बारे में भी खोज की है। हमारे देश में कौन कौन से समूह इसी प्रकार की असमानता के शिकार हैं। अमेरिका असमानता को कम करने के लिए किस प्रकार की नीतियां अपनाई, उनके अनुभवों में कुछ सीखा जा सकता है। क्या उन्होंने भी हमारे अनुभवों से कुछ सीखा है। देखिए आंकड़े बोलते हैं 40 वर्ष से कम उम्र के 10 लाख अमेरिकी लोग जेल की सलाखों के पीछे। ये भेदभाव है संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस पे? रंग भेद की नीति के आधार पर 13% अश्वेत पुरुष वयस्क मताधिकार से वंचित हुए हैं और अगले 20% लोगों को 83% धन संपदा पर अधिकार है। ये ग्राफ दिखाया गया है, एक डायग्राम, जिसे समानता को ठेस पहुंची है। नारीवाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन पड़ता है, जिसका क्वेश्चन भी बनता है कि नारीवाद क्या है। नारीवाद स्त्री पुरुषों के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष बीच में अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक महत्वपूर्ण जीवन जी सकते हैं। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। पितृसत्ता पितृ समाज के आशय पर ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व को शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति में भिन्न है। यदि भिन्नता समाज में ये लिंग के आधार पर भिन्नता है, उनकी समान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। नारीवादी इस नज़रिए पर सवाल या निशान लगाते हैं। इसके लिए वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं में विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। जैविक या लिंग भेद प्राकृतिक और जन्मजात होता है, जबकि लैंगिक जेंडर समाज जनित है और यूं समझा जाए कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म होना। लेकिन औरत या मर्द जिन सामाजिक भूमिकाओं को हम देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। उदाहरण के लिए जीव विज्ञान एक तथ्य है, केवल औरत ही गर्भाधारण करके बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान तथ्य यह निहित है कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का लालन पालन करे। नारीवादियों ने हमें सिखाया कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति ने नहीं, समाज ने पैदा किया। ये बात भी सही है कि प्रकृति ने नहीं बल्कि समाज ही इस प्रकार के अंतर भेद करता। पितृ श्रम कुछ ऐसा विभाजन है जो स्त्री निजी घरेलू किस्म के कामों की जिम्मेदार है, जबकि कुछ पुरुष जिम्मेदार सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में है। नारीवादी इस विभेद पर भी सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्रों में भी सक्रिय होती है, इसलिए दुनिया में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधों पर है। नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधों का दोहरा बोझ बताते हैं। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया गया है। नारीवाद का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच यह विभेद और समाज का व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता में सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना चाहिए। ये अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। समय समय पर सरकार अदालतों में, शैक्षणिक संस्थानों में, प्रवेश परीक्षाओं में नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया ताकि हर प्रत्याशी की स्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले। फिर भी कुछ में प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन इसे
लेकिन फिर भी उन्हें समान अवसर नहीं मिलता। समाजवादियों के उल्ट उदारवादी नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक असमानता एक दूसरे के अनिवार्य जुड़ी होती हैं। उनका मानना है कि इसमें हर क्षेत्र में असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं की समस्या मानते हैं जो लोग उसकी वैकल्पिक क्षमताओं को विकसित करने से रोकती है। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? अगला पॉइंट है, सभी समानता उद्देश्यों को पाने के लिए सर्वाधिक वांछनीय तरीके के बारे में समाजवादियों, उदारवादियों के बीच बुनियादी मतभेदों पर चर्चा की गई, जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोण की तुलना गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है। आज भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होगी। खास तौर से सोचना, क्या समानता लाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजना उचित है? और इस मुद्दे पर हाल के वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ। इस विषय पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। आज के लिए प्यारे बच्चों, जो है हमारी आर्थिक समानता अधूरी रह गई थी, उस पॉइंट को पूरा करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। शिक्षा में असमानता की जो तालिका दी गई है उसके नोट्स तैयार करेंगे कि किस धर्म में, किस समुदाय में कितनी शिक्षा है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितने स्नातक हैं, ये नोट्स होगा। और जो तीसरा हमारा नोट्स बनेगा महत्वपूर्ण, नारीवाद है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें अपनानी है जिससे समानता और ऊपर जाए। तो प्यारे बच्चों, ये 4-4, 5-5 जो क्वेश्चन बनते हैं रोजाना, आप इनको अच्छे ढंग से राइट करें, नोटबुक में लर्न करें। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, केवल कंपटीशन के लिए भी आगे चलकर ये इनका बड़ा रोल है। आशा आप इनको लिख रहे होंगे, याद करे होंगे। आज के लिए इतना ही।